वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई एक तेलुगु हॉरर मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम है तंतिरम। एक्चुअली ये मूवी पहले थिएटर में रिलीज हुई, लेकिन मूवी में कुछ जबरदस्त कैस्टिंग ना होने की वजह से उतने ज्यादा दिन तक नहीं चली। पता नहीं कैसे मैंने इस मूवी को मिस कर दिया। मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है, लेकिन कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। नॉर्मली इंडियन हॉरर मूवीज में आत्माओं को दिखाया जाता है, लेकिन इस मूवी में जिन का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी कहानी से। जब देवता और असुर क्षीर सागर कर रहे थे, उस वक्त समंदर में से अमृत बाहर आया। अब वो अमृत राक्षसों के हाथ ना लगे, इसीलिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर नीचे उतर आए। और एक्चुअली मोहिनी का रूप बहुत ही सुंदर होता है। इस मोहिनी के रूप को देखकर सिर्फ राक्षस ही नहीं बल्कि देवता भी मदहोश होने लगते हैं। इवन ब्रह्मदेव भी शौक में रह जाते हैं कि इन्होंने अभी तक इतनी सुंदर लड़की पैदा नहीं की। ब्रह्मदेव ठान लेते हैं कि ये किसी भी तरह से मोहिनी से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की पैदा करेंगे। सो फाइनली ब्रह्मदेव एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को पैदा कर ही लेते हैं। उसी लड़की का नाम है अहल्या। ब्रह्मदेव गौतम महर्षि को बुलाकर अहल्या को सौंप देते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए। इस तरह से अहल्या धरती पर आकर उस ऋषि के आश्रम में पढ़ने लगी। अहल्या जवान होने के बाद महर्षि गौतम ब्रह्मदेव के पास जाकर अहल्या की शादी करवाने के लिए कहते हैं। तो ब्रह्मदेव अहल्या की शादी महर्षि गौतम से करवा देते हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव के नजरिए में गौतम महर्षि ही योग्य लगते हैं अहल्या के लिए। दूसरी तरफ अहल्या की सुंदरता को देखकर देवता भी मदहोश होने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि काश ऐसी बीवी मेरे पास भी होती। लेकिन इंद्रदेव कुछ अलग ही लेवल की प्लानिंग करते हैं। एक दिन जब गौतम महर्षि स्नान करने के लिए नदी के पास जाते हैं, तो मौका देखकर इंद्रदेव गौतम महर्षि की तरह बनकर अहल्या के पास आकर उनके साथ फिजिकल होने लगते हैं। इंद्रदेव जाते वक्त गौतम महर्षि वापस अपने घर आकर इंद्रदेव को देख लेते हैं, जिसकी वजह से गौतम महर्षि इंद्रदेव को श्राप देते हैं और इसी तरह अहल्या को भी श्राप देने लगते हैं कि तुम एक पत्थर की मूर्ति बन जाओ। अब ये कहानी स्टार्टिंग में क्यों बताया जाता है ये हमको बाद में पता चलेगा। खैर प्रेजेंट डे पर अजय और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। अजय शहर से गांव वापस आने की वजह से ये लोग यही डिस्कस करने लगते हैं कि रात को हम लोग पार्टी कहाँ पर करेंगे, किस जगह पर जाकर दारू पियेंगे। तो फाइनली बहुत लंबी डिस्कशन के बाद ये लोग एक प्लेस को सेलेक्ट कर लेते हैं कि आज रात वहाँ पर जाकर दारू शारू पियेंगे। सो इस तरह से रात होने के बाद अजय और उसके दोस्त किसी सुनसान जगह पर जाते हैं, मतलब अपने गांव से कुछ दूरी पर, क्योंकि अगर इन लोगों ने गांव में दारू पीने लगेंगे तो इन लोगों के पेरेंट्स देख सकते हैं, इसलिए चुप चुप के यहाँ पर आते हैं। लास्ट टाइम अजय के फ्रेंड ने भी कुछ कांड किया था, इसी वजह से यहाँ पर आते हैं। खैर इसी बातों ही बातों में अजय का एक फ्रेंड अजय से एक हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए कहता है। अजय कहने लगता है ठीक है, तुम लोगों को हमारे गाँव की रियल हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम लोग जिन के बारे में जानते हो? एक फ्रेंड कहने लगता है हाँ मुझे पता है, अलाउद्दीन की मूवी में जिन था ना वही जिन्ना। अजय कहने लगता है हाँ वैसा ही, लेकिन ये अलग जिन है। पहले तुम लोगों को जिनों के बारे में बताऊंगा। भगवान ने इंसानों के साथ साथ जिनों को भी पैदा किया था, और ये जिन हमारे साथ हमारे पैरेलल वर्ल्ड में रहते हैं। वो हम लोगों को देख सकते हैं, लेकिन हम लोग उनको देख नहीं सकते जब तक वो जिन खुद ना चाहे। जिनों के पास कुछ अलग ही लेवल के पावर्स होते हैं। वो आग से बने होते हैं और इसी तरह वो जरूरत पड़ने पर अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं, कभी जानवर कभी इंसान। भगवान ने जिनों के लिए काफी सारे रूल्स रखा है। उनमें से मेन इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जिन कभी भी इंसानों से सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी जिन ने ऐसा किया तो भगवान उन जिनों को कभी भी माफ नहीं करेगा। इसलिए ये जिन उन रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ जिन अपने रास्ते से भटकने लगते हैं। ऐसे खराब जिन हम इंसानों से सेक्स करने के लिए हमारे अकेलापन का फायदा उठाते हैं, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंसान उन जिनों को रिस्पॉन्ड किया, बस हमारा काम खत्म। वो जिन हम इंसानों को अपनी दुनिया में ले जाते हैं। और मैं तुम लोगों को ऐसे ही एक जिन की कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत सालों पहले हमारे गाँव में आदिलक्ष्मी नाम की एक क्रैकर्स बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली ये पटाखों की फैक्ट्री आदिबन नाम के एक बंदे की होती है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अंधेरे कमरे में ये क्या कर रहा है। एक्चुअली पटाखों की फैक्ट्री होने की वजह से जितना कम इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाए उतना सेफ है। इसीलिए आदिबन के कमरे में सिर्फ एक ही लाइट होती है। यहीं पर ये अपने अकाउंट्स वगैरह चेक करते रहता है। खैर थोड़ी देर के बाद इसका बेटा बालाचंद्रन अपने फादर से मिलने के लिए फैक्ट्री पर आता है। इसको एक लेटर देने लगता है। लेटर पढ़ने के बाद आदिबन को ये बात पता चलती है कि इसकी वाइफ
किसी के साथ भाग गई। ये लेटर पढ़ने के बाद बेचारा आदिबन बहुत टूट के बिखर जाता है। खैर जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, बालाचंद्रन अपने फादर के काम में हाथ बटाते हुए अपनी माँ को भूलने लगता है। लेकिन आदिबन ने अभी तक अपनी वाइफ को नहीं भूला होता। एक्चुअली उस टाइम उस गांव में एक अलग ही रूल था, वाइफ जिंदा होते हुए मर्द किसी और औरत से शादी नहीं कर सकता। इसलिए आदिबन ने गांव से कुछ दूरी पर एक छोटा सा घर बनवाकर एक और औरत से शादी कर लिया, वहाँ पर रहने लगा। सो इस तरह से देखते ही देखते और कुछ साल गुजरने लगते हैं। अब बालाचंद्रन बड़ा हो चुका होता है, फैक्ट्री के काम भी सीख चुका होता है। एक दिन इसके फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की बाला के पास आकर स्वीट्स देने लगती है, क्योंकि इस लड़की की शादी तय हो चुकी है। लेकिन बाला कुछ भी रेस्पॉन्स ही नहीं होता। तभी बाला काशी नाम के एक बंदे को बुलाकर इसे कुछ बख्शीश देने लगता है, क्योंकि आज काशी का बर्थडे होता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि बालाचंद्रन की माँ घर से भाग जाने की वजह से बाला औरतों से नफरत करने लगता है, उनसे दूर ही रहता है। अब इसी दरमियान में बाला की शादी की उम्र होने की वजह से बाला का फादर अधिबान बाला को मनवाकर शादी के लिए राजी करवा लेता है। फाइनली बाला की शादी हो जाती है। बाला की बीवी बहुत ही खूबसूरत होती है। उस गांव में ऐसी सुंदर लड़की है ही नहीं। औरतें खुद इस लड़की को देखते तो ईर्ष्या करने लगते। इस लड़की का नाम होता है अड़ागिनी। तो पहली रात को बाला अड़ागिनी से कहने लगता है, मुझे ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे फादर की खुशी के लिए ही मैंने तुमसे शादी की। मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस तरह से बाला अपना बोरिया बिस्तर लेकर कमरे से बाहर जाकर सोने लगता है। सुहाग रात की रात को ही बेचारी अड़ागिनी बहुत रोने लगती है कि इसने शादी के रिलेटेड क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन इसका पति इसको लाइक ही नहीं करता, शादी पसंद ही नहीं इसको। सुबह होने के बाद अड़ागिनी रेडी शेडी होकर बाला को उसकी नींद से जगाने लगती है, बहुत ही प्यार से। लेकिन बाला अड़ागिनी से प्यार से ही बात ही नहीं करता, इवन बिना नाश्ता किए ही फैक्ट्री पर जाने लगता है। मतलब अड़ागिनी का हाथ का पकाया हुआ खाना भी नहीं खाता। दूसरी तरफ फैक्ट्री में दो लड़कियां बाला के कमरे में साफ सफाई करते हुए एक दूसरे से अड़ागिनी के बारे में ही बात करने लगते हैं। क्या तुमने साहब जी की बीवी को देखा? बहुत सुंदर है। जो भी कहो, हमारे साहब बहुत किस्मत वाले हैं। और यहाँ पर बात ये है कि उस कमरे में एक जिन होता है जो इन दोनों लड़कियों की बातें सुनने लगता है। पता नहीं किसने इस जिन की वॉइस दिया, इट्स ऑसम। आवाज सुनते ही रोंगटे खड़े होने लगते हैं। खैर थोड़ी देर तक वो जिन इस फैक्ट्री में घूमने लगता है और ये जिन ये भी ऑब्जर्व करने लगता है कि बाला की बीवी और बाला अकेले है। मतलब बाला को जब भी टाइम मिलता ये अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा होता। बेचारी अड़ागिनी अकेली अपने पति का इंतजार करती रहती है और इसी अकेलेपन का फायदा उठाता है वो जिन। अब बाला का फादर तो फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी बाला पर सौंप देता है। सो इसीलिए फैक्ट्री में बाला का इसका फादर का भी साथ नहीं होता। खैर एक दिन जब बाला अपने कमरे में बैठकर कुछ कैलकुलेशंस कर रहा होता है, तभी बाला को एक भयंकर आवाज में उस कैलकुलेशन का टोटल सुनाई देने लगता है। और इसी तरह उस कमरे में जो सिंगल लाइट होती है ना, वो फ्लिकरिंग होने लगती है। खैर बाला टोटल करने पर एग्जैक्टली वही टोटल निकल कर आता है जो उस आवाज ने बाला को सुनाया था। तभी वो जिन कहने लगता है, मैंने भी यही कहा था ना बालाचंद्रन। बाला सोचने लगता है कि शायद ये इसका वहम होगा। तभी जिन कहने लगता है, ये तुम्हारा वहम नहीं है बाला, ये हकीकत है। बाला पूछने लगता है कि कौन हो तुम? जिन कहने लगता है, मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि मेरी वजह से तुमको क्या फायदा होने वाला है। क्या मैं तुमको तुम्हारा एक राज बताऊं? 10 साल पहले फैक्ट्री से 10,000 रुपए चोरी हो गए। उन पैसों को चुराने वाला बंदा था वेम्बू नाम का एक बंदा, लेकिन असली चोर तुम थे बालाचंद्रन। वो इल्जाम तुमने वेम्बू पर डालकर उसको काम से निकलवा दिया, लेकिन असल बात तो उन पैसों को तुमने चुराया जुआ खेलने के लिए। तो उस जिन की बातें सुनने के बाद बाला फटाफट से अपने फादर के पास जाकर जो हुआ वो बताने लगता है। लेकिन आदिबन इसकी बातों का गलत मतलब निकालने लगता है कि बाला फैक्ट्री के काम सही से नहीं संभाल रहा, इसलिए अपने पापा के पास आकर बहाने बना रहा है। आदिबन डांटने लगता है कि अगर तुमसे ना हो पाएगा तो मुझे सीधे सीधे बता दो, मैं खुद फैक्ट्री का काम देख लूंगा। तो बाला गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। दोबारा अकेले बैठकर यही सोचने लगता है कि आखिरकार वो आवाज किसकी थी। घर आने के बाद अड़ागिनी बाला की बहुत केयरिंग करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बाला अपनी पत्नी को भाव ही नहीं देता। बेचारी अड़ागिनी साथ में खाने के लिए बुलाती है। बाला कहने लगता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं पापा के घर जाकर खाकर आया हूँ, चाहे तो तुम खा लो। खैर उसी रात जब बाला अपने कमरे के बाहर सो रहा होता है तो वो जिन बाला के घर आकर इसकी चादर को हटाने लगता है और उसी तरह वो जिन बाला को डराने की कोशिश करने लगता है। बाला को किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है तो बाला डर के मारे जोर से चिल्लाने लगता है। बाला की आवाज सुनकर अड़ागिनी बाहर आने लगती है
बाला को पानी देकर इसका पसीना पोंछने लगती है अपनी शायरी से। आलाग्नि का ये प्यार देखकर बाला के मन में भी प्यार उभरने लगता है। उसी रात इन दोनों की फर्स्ट नाइट होती है। यह होने के बाद बाला आलाग्नि से कहने लगता है कि बचपन में मुझे ऐसे ही बुरे सपने आया करते थे। मैं नींद से जागकर फटाक से अपनी माँ के गले लग जाता, लेकिन एक दिन मेरी माँ मेरे बगल में नहीं थी। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे वो डर गुस्से में बदल गया। मेरी माँ ने जो किया उसके लिए मैंने तुमको सजा दी, मुझे माफ कर दो। दूसरे दिन से ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब होने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसी दरमियान में एक दिन बाला उस लड़की के घर जाकर उसको साड़ी देने लगता है। वही लड़की एक दिन फैक्ट्री में बाला उस लड़की को ठुकरा दिया था। कहने लगता है कि माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाया। खैर एक दिन जब बालचंद्रन अपने फैक्ट्री पर आता है तो मैनेजर बालचंद्रन को अपने फैक्ट्री की हालत के बारे में बताने लगता है कि बिजनेस इतना खास नहीं चल रहा। जिन लोगों ने उधार दिया है अभी तक नहीं चुकाया और फैक्ट्री में स्टॉक और बहुत सारा है। लेबर्स को अभी तक बोनस नहीं दिया। इस तरह से बाला को कुछ प्रॉब्लम्स बताने लगता है। बाला अपने कमरे में जाकर अकाउंट्स वगैरह देखने लगता है। खैर अब लंच टाइम होने की वजह से आलाग्नि बाला के लिए खाना लेकर आती है और उस कमरे की जो लाइट है ना वो फ्लिकरिंग होने लगती है। मतलब वो जिन आलाग्नि को देखते रहता है और वो भी हवस भरी निगाहों से देखते रहता है। तभी वो जिन आलाग्नि के गले में मंगलसूत्र देखकर पीछे हटने लगता है। आलाग्नि जाने के बाद वो जिन दोबारा बालचंद्रन से बात करने लगता है। बाला दोबारा यही सवाल पूछने लगता है कि आखिरकार कौन हो तुम। जिन वही कहने लगता है मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, मेरी वजह से तुमको कितना फायदा होने वाला है वो जरूरी है। तुम्हारे पापा तो इसी शक में है कि तुम फैक्ट्री संभाल पाओगे या नहीं, तो मैं तुमको बहुत सारा फायदा लाकर दूंगा। इतना फायदा तुम्हारे फादर भी अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे, लेकिन बदले में तुमको मेरी भी एक मदद करनी पड़ेगी। बाला कहने लगता है मैंने सोचा था ऐसा ही कुछ करोगे तुम, वैसे भी बोलो क्या चाहिए तुमको। जिन कहने लगता है मुझे बस तुम्हारे बीवी का एक खून का खतरा चाहिए। ये सुनने के बाद बालाचंद्रन को बहुत गुस्सा आकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाद में बाला अकेले में बैठकर इसी के बारे में सोचने लगता है कि फैक्ट्री तो थोड़ा घाटे में चल रही है। उस जिन ने सिर्फ एक कतरा खून मांगा। खाते पीते चलते फिरते बाला के दिमाग में वही जिन की बातें घूमती रहती है। फाइनली एक दिन बाला अपने हाथों से कोई जूस बनाकर आलाग्नि को पीने के लिए देने लगता है। वो जूस पीने के बाद आलाग्नि बेहोश होने लगती है। बाला अपने पत्नी के शरीर से एक कतरा खून निकाल लेता है। उसके बाद बाला फैक्ट्री के अपने कमरे में आकर जिन से बात करने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी का खून ले आया। तो वो जिन बहुत खुश होकर हंसने लगता है। कहने लगता है कि उस खून के कतरे को टेबल पर डालकर अपनी आंखें बंद कर लो, तुम मुझे देख नहीं सकते बालाचंद्रन। तो बाला उसी तरह से करने लगता है। तो थोड़ी देर के बाद बहुत ही भयंकर शक्ल में वो जिन आकर उस खून को चाट ले जाता है। जिन कहने लगता है अद्भुत बालाचंद्रन, तुमने मुझे खुश कर दिया। जैसा मैंने तुमसे वादा किया था तुम इस साल बहुत फायदा देखोगे। इतना फायदा तुम्हारे पापा ने भी जिंदगी में नहीं देखा होगा। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए मैं दोबारा जरूर आऊँगा बालाचंद्रन। इस तरह से वो जिन वहाँ से चला जाता है। तो उसी तरह से उस साल बाला को काफी सारा प्रॉफिट होने लगता है। गांव के लोग छोटे से छोटे फंक्शन पर पटाखे फोड़ने लगते हैं। उस जिन ने जैसा बताया था बाला ने इतना प्रॉफिट कर लिया होता है, इसके पापा ने भी अपनी जिंदगी में नहीं किया होता। बाला की कामयाबी देखकर इसका फादर भी बहुत खुश होने लगता है। इसी कामयाबी को देखकर बाला एक और फैक्ट्री बना रहा होता है और इसी तरह बाला अपनी बीवी की बहुत केयरिंग करते रहता है, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगता है। इस तरह से इन दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है। खैर कुछ महीनों बाद इसकी नई फैक्ट्री भी बन जाती है। लेकिन इंसान के अंदर जो बहुत बुरी चीज है ना वो जाग जाता है बाला के अंदर, वही लालच। बाला सोचने लगता है कि इस नई फैक्ट्री को भी ऊंचाई तक ले जाएगा। यही सोच बाला की पहली गलती थी। दूसरे दिन बाला अपने फैक्ट्री के अपने कमरे में जाकर उस जिन को बुलाने लगता है। बाला कहने लगता है बहुत खुश हूँ मैं, तुमने अपना वादा पूरा किया, तुम देख रहे हो ना मेरी तरक्की। बाला बुलाने की वजह से वो जिन दोबारा बाला के उस कमरे में आने लगता है। पूछने लगता है कि बताओ बाला तुमने मुझे क्यों बुलाया। बाला कहने लगता है कि तुम्हारी मदद से मैंने एक और फैक्ट्री बनवाई, अब मैं उसको भी डेवलप करना चाहता हूँ। जिन कहने लगता है जरूर मैं तुमको तरक्की दूंगा, इतनी तरक्की दूंगा तुम अपनी जिंदगी में नहीं सोचे होंगे। सारे जमींदार तुम्हारे सामने भिखारी बनकर रहेंगे, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ देना पड़ेगा बाला। बाला कहने लगता है
बस ये खून का खतरा है ना, ला दूंगा मैं तुमको कल। जिन कहने लगता है ना 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 ना, इस बार कीमत बहुत बड़ी है, मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए बालाचंद्रन। ये सुनने के बाद बाला को बहुत गुस्सा आने लगता है, जिन से टोटली मना करने लगता है। जिन कहने लगता है मैंने तुमको आसमान की ऊंचाइयों पर बिठाया और उसी ऊंचाई से मैं तुमको नीचे भी फेंक सकता हूँ बालाचंद्रन। बाला कहने लगता है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैंने ही तुमको बुलाया ना, अब मैं ही कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। जिन कहने लगता है ना 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 बेटा ना, बुलाना तुम्हारा काम है, जाना मेरी मर्जी है। बाला कहने लगता है ये नहीं दे सकता मैं, इसके अलावा कुछ और पूछ लो। लेकिन वो जिन बाला को काफी दिनों तक मनाने की कोशिश करने लगता है। इसी दरमियान में एक दिन बालाचंद्रन एक जबरदस्त न्यूज को पढ़ने लगता है। पोल्यूशन की वजह से गवर्नमेंट ने क्रैकर्स को बैन कर दिया। ये खबर पढ़ने के बाद बाला बहुत बेबस होने लगता है। पंचायत ऑफिस जाकर कंफर्म भी कर लेता है, लेकिन वहाँ का एक बंदा बाला से ये कहने लगता है कि सर आप फिक्र मत करिए, कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट ही इस बैन को उठा देगी। ये बात सुनने के बाद बाला को थोड़ा तसल्ली होने लगती है। अब सारा स्टॉक खराब ना हो जाए, इसीलिए बालाचंद्रन अपनी पुरानी फैक्ट्री में का सारा माल अपनी नई फैक्ट्री में रखवा देता है। जब गवर्नमेंट बैन हटा देगी, इन स्टॉक को दोबारा वापस पुरानी फैक्ट्री पर लाएगा। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम होने की वजह से गांव में जबरदस्त तरीके से बारिश होने लगती है और नई फैक्ट्री में फिनिशिंग का काम ढंग से ना होने की वजह से पानी टपक कर सारा माल खराब हो जाता है। सारे पटाखे खराब हो जाते हैं, मतलब भीग जाते हैं। ये देखकर बालाचंद्रन और टूट के बिखर जाता है, समझ लेता है कि इसकी हार तय है। उसी वक्त बाला बहुत दुखी के साथ उस जिन के पास जाता है, पूछने लगता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, चाहे तो तुम मेरी जान ले लो, प्लीज मेरी पत्नी को मत मांगो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जिन कहने लगता है अरे बालाचंद्रन तुम तो बहुत ही भोले हो, तुम जैसा सोच रहे हो तुम्हारी बीवी इतनी पवित्र नहीं है। शादी से पहले तुम्हारे बीवी का किसी बंदे के साथ अफेयर चल रहा था, चाहे तो तुम अपनी बीवी से पूछ सकते हो। पहले तो बालाचंद्रन इस जिन की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन उस जिन ने बाला के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा कर चुका होता है। तो घर आने के बाद अपनी बीवी अलाग्नि से इसकी बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है। अलाग्नि कहने लगती है कि उसके बारे में आपको कैसे पता, एक्चुअली बचपन में हम दोनों एक ही साथ पले बड़े होने के बाद एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन उसको मुझसे शादी नहीं करनी थी, तभी आपका रिश्ता मेरे पास आया और मैंने आपसे शादी कर ली। बस इतनी ही है मेरी कहानी, आप जैसा सोच रहे हो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सो दूसरे दिन बाला उस जिन के पास आकर यही बात कहने लगता है, खामाखा मैंने तुम्हारी बात मानकर अपने बीवी पर शक किया, सच में मेरी बीवी तो पवित्र है। जिन कहने लगता है वो दोनों दूर होने से पहले कितना करीब हुए थे, क्या तुम देखना चाहते हो? बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। इस तरह से बाला अपनी आंखें बंद करने पर वो जिन बाला को एक विजुअल दिखाने लगता है कि शादी से पहले अलाग्नि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कांड कर रही थी। ये देखने के बाद बाला बहुत गुस्सा होने लगता है। जिन कहने लगता है अब बताओ बालाचंद्रन, क्या तुम्हारी बीवी पवित्र है? क्या तुम इसी बीवी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो? उसके बाद बाला अपने फादर के पास जाकर जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। बाला का फादर कहने लगता है कि दे दो बेटा उसको, किसी की झूठी चीज हम नहीं छूते, हम खुद किसी को झूठा करते हैं, किसी का इस्तेमाल करते हैं, उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, दे दो बेटा दे दो। ये जवाब सुनने के बाद बाला शॉक में रह जाता है। और यहाँ पर बाला को एक और बात पता चलती है कि बाला के माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मतलब उस जिन के बारे में आदिबन को ऑलरेडी पता था और आदिबन ने ऐसा बहाना बना दिया कि इसकी बीवी किसी के साथ भाग गई। हालांकि उस जिन ने बाला की माँ को भी ले गया अपनी दुनिया में। आदिबन कहने लगता है अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ऐसी बीवियाँ 100 तुम्हारे कदमों पर आएंगे। कुछ सालों पहले मैं भी तुम्हारी प्लेस पर था, मैंने सही निर्णय लिया, अब तुम भी सही निर्णय लो, अपनी बीवी को उसको दे दो। उसके बाद बालाचंद्रन बहुत ही कंफ्यूजन में रहता है कि इसकी बीवी को दे या नहीं, क्योंकि बाला ने अपनी बीवी से वादा किया था कि अलाग्नि को उसके माँ बाप की कमी नहीं होने देगा, इसे बहुत प्यार करेगा। खैर एक दिन इस गांव में एक नाटक चलने लगता है। वही जो मूवी की स्टार्टिंग में जो मैंने कहानी बताया था ना अहल्या की, वही कहानी एज ए नाटक के तौर पर प्ले करने लगते हैं। सो ये नाटक देखकर बाला सोचने लगता है कि उतने बड़े ऋषि ने ही अपनी बीवी को माफ नहीं किया, तुच्छ मैं एक इंसान हूँ, मैं क्यों अपनी बीवी को माफ करूँ। घर जाकर अपनी बीवी से कहने लगता है कि हमारे ऊपर आ रहे मुसीबतों के बारे में मैंने एक पुजारी से बात की, उन्होंने मुझे एक सलाह दी। पंडित ने कहा कि हमारी शादी सही समय पर नहीं हुई, इसीलिए सही समय पर वो हमारी दोबारा शादी करवाना चाहते हैं हमारे फैक्ट्री में।
अलाग्नि कहने लगती है बस इतनी सी बात, चलिए दोबारा शादी कर लेते हैं। तो उसके बाद बाला अपनी पत्नी को नई नवेली दुल्हन की तरह रेडी करने लगता है और इसी तरह उस जिन ने मंगलसूत्र निकालने के लिए कहा था तो अलाग्नि निकाल कर रख देती है। बाला अपनी बीवी को लेकर अपने फैक्ट्री के उस कमरे में आता है। अलाग्नि से कहने लगता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं पुजारी को ले आता हूँ। इस तरह से उस कमरे से बाहर चले जाता है। थोड़ी देर के बाद वो जिन उस कमरे में आता है। अलाग्नि को नजर नहीं आता, लेकिन अलाग्नि उस जिन की आवाज को सुनने लगती है। वो जिन बहुत खुश होने लगता है। अलाग्नि यही सोचने लगती है कि इसका पति इसके साथ प्रैंक कर रहा है। जिन कहने लगता है वाह बालाचंद्रन वाह, तुमने अपने वादे को पूरा किया। तभी बालाचंद्रन इस कमरे में आता है। अलाग्नि पूछने लगती है कि वो आवाज किसकी है, कौन है वो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरह से जब बाला के पास आने ही वाली होती है तो वो जिन अलाग्नि के आसपास आग लगा देता है। बाला कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया अलाग्नि, मुझसे झूठ भी कहा तुमने। अलाग्नि कहने लगती है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हे भगवान, मैं आपको कैसे समझाऊं। आपको याद है हम जब पहली बार एक हुए थे, उस वक्त बेड के ऊपर खून लगा था। यह सुनने के बाद तब जाके बाला की आंखें खुल जाती है कि जिन ने इससे झूठ कहा। अलाग्नि तो प्योर वर्जिन थी। अलाग्नि कहने लगती है कि आपने एक छोटे से झूठ को सच मानकर 2 लोगों की जान ले रहे हो। मैं अब माँ बनने वाली हूँ। यह सुनने के बाद बाला अपने घुटनों पर गिरकर बहुत रोने लगता है। अलाग्नि से माफी मांगने लगता है। उस जिन से भी रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दो, लेकिन वो जिन उसी आग की शक्ल में आकर अलाग्नि को अपनी दुनिया में ले जाता है। इसी दुख के साथ बालाचंद्रन अपने फादर के पास आकर अपने फादर को मार देता है, क्योंकि बिना सच जाने इसके फादर ने इसको ये घटिया सलाह दी। बाद में बालाचंद्रन को इसकी बीवी की याद बहुत सताने लगती है। अकेलेपन से डिप्रेशन में जाने लगता है। इसी गम को ना सहते हुए बालाचंद्रन उसी कमरे में आकर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। ये कहानी सुनने के बाद अजय के दोस्त कहने लगते हैं कि हम तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारे गांव की इतनी बड़ी कहानी है। एक दोस्त कहने लगता है अरे यार ये सब फालतू कहानियां है, बस लोगों ने आत्मा के बदले जिनका नाम रख दिया। अजय कहने लगता है कि हम जिस जगह पर बैठकर दारू पी रहे हैं वो जगह वही पुरानी फैक्ट्री है। ये सुनने के बाद इसके सारे फ्रेंड्स बहुत डर जाते हैं और जब यहाँ से जाने ही वाले होते हैं, इनकी जो लालटेन की लाइट है ना वो ऑफ हो जाती है अपने आप। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी अजय का एक फ्रेंड अजय से कहने लगता है कि अजय शायद मेरे पीछे कुछ है। अजय कहने लगता है अरे यार तुम्हारे पीछे कुछ नहीं है। उसी वक्त इनके सामने एक बहुत ही भयंकर शक्ल में औरत सामने आती है। अब ऑडियंस के सामने काफी सारे सवाल है ना, वो सारे सवालों के जवाब दूसरे पार्ट में मिलेंगे। जैसे वो जिन वहाँ पर कैसे आया, स्पेशली प्रेजेंट डे पर अजय अपने दोस्तों को उस फैक्ट्री पर ही क्यों ले गया। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।